हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। जैसा कि आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया एंड एज पर दैट नोटिफिकेशन टोटल 123 पोस्ट ऑफ एमपी सिविल जज आर वैकेंट, जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है एंड एग्ज़ाम को फिल करने की जो लास्ट डेट है दैट इज़ 27 जनवरी। एक प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन को डिस्कस किया है। अगर आप वो सब डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। प्लस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लास्ट डेट इज़ 27 ऑफ जनवरी 2022। 27 जनवरी तक आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं एंड इस डेट के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा ऑफ एमपी सिविल जज दैट विल बी समवेयर इन मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ कोविड। आज की जो हमारी वीडियो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देना, आपको कुछ सजेशंस देना कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर मैनर में चैनलाइज करें ताकि आप एमपी सिविल जज एग्ज़ाम का जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम उसको क्लियर कर सकें। बिकॉज आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचेंगे। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहा है, सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज रहता है, किस सब्जेक्ट पर आपको कितना फोकस करना है, किस तरह के क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, सेफ स्कोर क्या है, प्रीवियस ईयर्स में क्या कट ऑफ रही, या फिर किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करें एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या करना होगा। सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज हर बार मैं आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको एक प्रॉपर लिस्ट दी गई है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं एंड सब्जेक्ट्स के साथ आपको ये भी बताया गया है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड वो कितने मार्क्स के होंगे। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत अच्छी बात है एमपी के एग्ज़ाम की कि यहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है कि किस सब्जेक्ट पर आपको कितना फोकस करना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। दिस इज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड हम देखते हैं अब कि किस तरह से मैंने आपके लिए इस चीज़ को और स्पेसिफिकली क्लियर किया है। देखिए, वीडियो का हमारा जो फोकस है मेनली वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर आज रहेगा। आपका देखिए, पहले कुछ जनरल बातें जानते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका होगा टोटल 150 मार्क्स। टोटल आपका जो ये एग्ज़ाम है 150 मार्क्स का रहेगा एंड आपसे यानी कि यहाँ पर 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आप उस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन यदि आप उसका गलत आंसर देते हैं तो आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि एक और बहुत अच्छी बात है इस एग्ज़ाम की कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, अगर आपने सही किया आप 1 नंबर पाएंगे, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको टोटल 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप अच्छे से एंड आपका जो ये एग्ज़ाम है 2 घंटे का होगा। इसका मतलब आपके पास टोटल 120 मिनट्स हैं 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर देखकर आपको लगेगा कि 150 क्वेश्चंस 120 मार्क्स यानी 120 मिनट्स, इसका मतलब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है। लेकिन देखिए, जब आप बार बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो अपने आप ही अच्छी हो जाती है।
तो आपको टाइम मतलब इतना कम नहीं पड़ेगा एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें, ताकि आपकी जो MCQ सॉल्विंग एबिलिटी है या क्वेश्चन को रीड करना, उसको समझने की जो एबिलिटी है वो बढ़े, ताकि आप कम समय में सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। ओके, एंड एक और बात कि ये जो एग्ज़ाम है इसका जो मोड रहेगा दैट विल बी ऑनलाइन। ऑनलाइन आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ओके, सो ये कुछ जनरल बातें। अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो CPC, एविडेंस, IPC एंड CRPC, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स एंड इन सभी सब्जेक्ट से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो टोटल आपका CPC, CRPC, IPC एंड एविडेंस, ये चारों सब्जेक्ट्स मिलाकर टोटल आपका 60 मार्क्स जो है वो यहाँ से कवर हो रहे हैं। सो बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, सबसे पहले CPC, CRPC, IPC और एविडेंस, इन चारों सब्जेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। ओके, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन पर भी फोकस करें अच्छे से। उसके बाद फिर देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से 8 मार्क्स, TPA 7, SRA दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 मार्क्स एंड लिमिटेशन एक्ट से 4 मार्क्स। ये इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं आगे, MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 5 मार्क्स, MP लैंड रेवेन्यू 5 मार्क्स। देखिए यहाँ पर MP के ये 2 लोकल लॉज हैं जो कि आपसे 10 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं। सो वो स्टूडेंट्स जो कि MP से बिलोंग नहीं करते, जिन्होंने ये लोकल लॉज पहले नहीं पढ़े, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन वी एश्योर ऑन आवर चैनल कि हम लोग आपको MP एकोमोडेशन एंड MP LRC से रिलेटेड टाइम टू टाइम वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। एंड जिस तरह से जब हमने हरियाणा के एग्ज़ाम के टाइम पर हरियाणा के जो लोकल लॉज हैं उनको बहुत अच्छे से प्रॉपरली सेक्शन वाइज डिस्कस किया था, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करे थे, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हम MP के लोकल लॉज से रिलेटेड भी आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करें और वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएँ, सो कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। एंड वी एश्योर कि हम प्रॉपरली इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ें, और मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी कि किस पर्टिकुलर सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ आप उसको इस तरह से पढ़ें कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको स्टडी करनी है। ओके, देखिए आपको क्या करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी का क्या मतलब है कि जब आप डायरेक्ट पढ़ते हैं, उसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, आपने लैंग्वेज पढ़ी, समझा, बहुत अच्छी बात है, पर समझने के साथ साथ आप ये भी समझें कि उस पर्टिकुलर सेक्शन से किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में फ्रेम किया जा सकता है। ओके, लास्ट आपका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो भी आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये हुए लॉ के सारे सब्जेक्ट्स एंड टोटल जो है आपका 110 मार्क्स लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड डील कर रहे हैं। और उसके बाद आपके बचते हैं 40 मार्क्स, जहाँ पर आपसे GK, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, GK 20 मार्क्स, कंप्यूटर 10 एंड इंग्लिश 10। एक इम्पॉर्टेंट वेटेज, एक बहुत बड़ा वेटेज ये तीनों चीज़ें मिलाकर के बना रही हैं। सो अगर हम एक तरह से बाइफिकेट करें इस पूरे पेपर को, तो हमने देखा कि 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जहाँ पर 150 क्वेश्चंस में से लॉ से रिलेटेड आपसे टोटल 110 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्लस उसके अलावा जो ये 40 मार्क्स हैं दैट इज़ GS, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, 40 मार्क्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब आप खुद भी इतना समझदार हैं कि जो भी स्टूडेंट्स
इस तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स, वेदर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, पर लॉ जो है उस पर स्टूडेंट्स का एक अच्छा कमांड रहता है, क्योंकि आपने अपने बीएलएलबी के दौरान भी उन चीज़ों को पढ़ा। ओके, लेकिन जीएस, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिस पर स्टूडेंट्स उतना फोकस नहीं करते हैं। अभी देखिए, हम आगे देखेंगे कि किस तरह से कट ऑफ रहता है, एंड आप खुद समझ पाएंगे कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। ओके, सो प्रोसीड करते हैं फर्दर। अब हम देखते हैं कि लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। सो देखिए, पहले देखते हैं सीपीसी। सीपीसी हमने देखा 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। सीपीसी से प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को जब आप एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ऑर्डर्स और सेक्शंस की कनेक्टिविटी से रिलेटेड, या स्पेसिफिकली पर्टिकुलर ऑर्डर और उस ऑर्डर के किस रूल में क्या बात पूछी गई है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइम पीरियड बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा यहाँ से बनते हैं। देखिए, जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई जगह पर आप देखते हैं कि टाइम पीरियड दिया गया है। कहीं पर 7 डेज़ टाइम पीरियड देखने को मिलता है, 30 डेज़, इस तरह से जहाँ कहीं टाइम पीरियड दिया गया है 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, वहाँ से भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो सीपीसी को आपको इस तरह से पढ़ना है। सीआरपीसी में भी डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, कुछ सेक्शंस हैं जहाँ से जैसे बेल से रिलेटेड, अरेस्ट से रिलेटेड, ट्रायल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए कि आप डायरेक्ट पर आप अपनी एक अच्छी कमांड बनाएं। जो हमने सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस, ये 4 आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि 60 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्ट के ऊपर अपनी कमांड बनानी है। डायरेक्ट की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है। एंड इसके अलावा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आपका पॉलिटी से रिलेट करते हुए जीएस वाला जो पोर्शन है वहाँ पर भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वहाँ से आपसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, या अपॉइंटमेंट्स कौन करता है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या रिमूवल का क्या प्रोसीजर है, पार्डनिंग पावर क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होते हैं एंड जो भी इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं वो आपको केस लॉज भी ध्यान से पढ़ने हैं। बहुत से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस होते हैं। ओके, एंड एविडेंस और आईपीसी, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। एविडेंस और आईपीसी जब आप पढ़ें तो साथ के साथ इलस्ट्रेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली कई बार क्या होता है, सेम डायरेक्ट में जो इलस्ट्रेशन लिखी हुई है वही इलस्ट्रेशन आपसे एग्जाम में डिट्टो वही पूछा जाता है, तो आपको इलस्ट्रेशंस बहुत ध्यान से पढ़नी है। कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2। सो कॉन्ट्रैक्ट 1 में भी आपको इलस्ट्रेशंस ध्यान से पढ़नी है अलॉन्ग विद द सेक्शंस एंड डायरेक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्ट 2 में कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 इज़ नॉट कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कराऊं या इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को बताऊं कि कहाँ कहाँ पर आपको किस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, तो ये सब वीडियोज़ भी हम आपके लिए ला सकते हैं। बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियंस, ऑन योर कॉमेंट्स। अगर आप कॉमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज़ बताएंगे देन वी विल मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर टीपीए एसआरए लिमिटेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इन तीनों एक्ट्स में भी देखिए ये इतने ज़्यादा यहाँ से आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स इस तरह से है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो लिमिटेशन एक्ट में फोकस करें शेड्यूल के ऊपर। लिमिटेशन एक्ट में
जो शेड्यूल दिया गया है वहाँ से कई बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि किस पर्टिकुलर सूट को या किसी पर्टिकुलर अपील को फाइल करने का कितना टाइम पीरियड है, तो वहाँ पर टाइम पीरियड बेस्ड आपको याद रखना है। एंड लिमिटेशन एक्ट का जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सो ऑल इन ऑल इस सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, बैरक पर सबसे पहले अपनी कमांड बनानी है। जब आप समझ जाएं कि बैरक में चीज़ें क्या दी हुई हैं, उसके बाद बैरक के साथ साथ आप MCQ प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे उतना ही आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपने चीज़ों को कितने अच्छे से समझा है। नेक्स्ट देखिए, अब इन सभी एक्ट्स के अलावा देयर आर MP LRC, MP Accommodation एंड NI एक्ट। MP लैंड रेवेन्यू, MP Accommodation, ये दोनों लोकल लॉज के लिए मैंने आपको बताया कि हम अपने चैनल पर वीडियोस लाएंगे। एंड उसके अलावा देखिए, आपको जब आप सेल्फ स्टडी करें इन एक्ट्स के लिए तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हीं को केवल याद रखना है। जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर किसी अथॉरिटी के बारे में बात की गई है तो आपको याद रखना है कि किस अथॉरिटी के पास क्या पावर है, या जहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है तो आपको टाइम पीरियड याद रखना है। ओके। एंड NI एक्ट में भी सिमिलरली ज़्यादा यहाँ से कुछ क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते। NI एक्ट में भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो सभी देखिए, लॉ से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बेयर एक्ट पर अपना कमांड एस्टेब्लिश करें। जब बेयर एक्ट पर आपकी कमांड बनने लगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगे, तो उसके साथ आप क्या करें, MCQ को भी सॉल्व करें। MCQ सॉल्व करते करते आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखें कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके। अब आपको लगेगा कि इतना सारा कुछ करना है लेकिन आपके पास टाइम कम है। सो टाइम मैनेजमेंट को भी लेकर के देयर आर सर्टेन टिप्स जो कि मैं आपको दे सकती हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर बड़ा एक्ट, मतलब बड़ा एक्ट से मेरा मतलब है एक ऐसा एक्ट जो कि ज़्यादा मार्क्स का है। जैसे CPC अगर आप पढ़ रहे हैं तो CPC के साथ साथ आप कोई ऐसा एक्ट पढ़ें जो कि कम मार्क्स का है, छोटा एक्ट है और आपको समझने में आसानी है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बड़े एक्ट को और एक छोटे एक्ट को साथ साथ पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप CPC पढ़ रहे हैं, CPC के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, या आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ सकते हैं। CPC और SRA आपने साथ पढ़ा। CRPC जब आप पढ़ रहे हैं तो CRPC के साथ भी आप कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ रहे हैं एक साथ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं और CRPC साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक बड़े एक्ट को और एक छोटे एक्ट को कॉम्बिनेशन इस तरह से बना करके पढ़ सकते हैं। ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ की लॉ से रिलेटेड किस तरह से आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अब हम पहले बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में देखिए कट ऑफ क्या रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले कि आपको पता हो कि अभी तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ पर क्या ट्रेंड रहा है, कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। देखिए, जब तक आपके सामने एक पर्टिकुलर गोल नहीं होगा तब तक आप कैसे किसी चीज़ को अचीव करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं ऑन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रही है इन प्रीवियस ईयर्स। सो 2017 में 113 मार्क्स, इन 2018 121 मार्क्स, 2019 में कट ऑफ रही 118 एंड 2020 में कट ऑफ रही 115 मार्क्स। ये देखिए कट ऑफ आपका रहा आउट ऑफ 150। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने देखा था टोटल 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा प्रीलिम्स का, तो 150 मार्क्स में से कट ऑफ आपका इतना गया। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो है वो MP के एग्ज़ाम का हाई ही रहता है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न आप समझ सकेंगे जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो उतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं था।
अगर हम 2020 का जो एग्ज़ाम अभी जो रिसेंटली 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ इन मार्च 2021 उसके पहले के अगर हम पेपर्स को देखें तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन पेपर्स थे वहाँ पर कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते थे। रिपीट होने के साथ साथ क्वेश्चंस डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड आपसे पूछे जाते थे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या एप्लीकेशन बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। तो इसीलिए जो कट ऑफ है वो हाई रहता था एंड ऑल्सो यहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप टोटल 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसीलिए कट ऑफ 120 इस तरह से रहेगा। तो हम इन मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप अपना टारगेट एक लेकर के चलें तो सेफेस्ट स्कोर आपके लिए रहेगा कि आप 120 प्लस, मतलब 120 तो आपको लाने ही है, 120 प्लस आप अपना टारगेट लेकर के चलें। अगर आप 120 मार्क्स पा लेते हैं तो श्योरली आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। सो दिस शुड बी योर टारगेट। ओके, एंड मैं आपको 2020 के हम बात कर रहे थे कि जब हमने 2021 का जो पेपर है जो कि मार्च 2021 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, जब आप उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा तो हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जब आप 2021 के एमपी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम ही बहुत अलग तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए कि जो सेट एक प्रॉपर पैटर्न था 2020 तक, जो सेट पैटर्न था 2019 तक मेनली, उस सेट पैटर्न से हट करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे गए, जहां पर आपको ऑप्शंस में नन ऑफ दीज का जो ऑप्शन है वो बार बार क्वेश्चंस में दिया गया ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। इसीलिए जो देखिए जो कट ऑफ है वो 115 गया, अदरवाइज जो कट ऑफ है वो 120 प्लस ही यहाँ पर रहता है, 120 118 इस तरह से। तो आपको क्या करना है, सेफेस्ट स्कोर है कि 120 प्लस आप स्कोर करने की पूरी कोशिश करें। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि हाउ टू स्कोर दिस कट ऑफ 120 प्लस मार्क्स हम कैसे लेकर के आए। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब बात की थी कि 150 क्वेश्चंस को जब हमने ब्रेक किया तो 110 आपके लॉ के क्वेश्चंस हैं एंड 40 आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जीएस, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। अब देखिए, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ लॉ के ऊपर ही फोकस करें, एंड देखिए ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि मैं कहूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो 110 में से 110 ही लेकर के आ रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं चलिए कि अगर आप 110 में से लॉ के आप सारे क्वेश्चंस भी सही करके आते हैं, आप 110 नंबर ले आते हैं, लेकिन अगर आपने जीएस पर ध्यान नहीं दिया तो भी क्या आप कट ऑफ स्कोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 110 नंबर पे कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो 40 मार्क्स हैं, दीज आर द मार्क्स जो कि आपको कट ऑफ क्लियर कराएंगे। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स जो कि लॉ के साथ साथ जीएस, कंप्यूटर एंड इंग्लिश पर भी फोकस करेंगे, पेपर उन्हीं का क्लियर होगा। तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से समझें कि आपको यहाँ पर जो ये 110 नंबर है, यहाँ पर आपको 90 टू 95 का टारगेट लेकर के चलना है कि आपको 90 टू 95 क्वेश्चंस इधर सही करने हैं, एंड जो ये 40 मार्क्स है इधर आप टारगेट लेकर के चलें कि आपको इधर 30 टू 35 क्वेश्चंस सही करने हैं। इस तरह से देखिए, जब आप टारगेट लेकर के चलेंगे तब ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये जो 40 मार्क्स हैं इसके लिए किस तरह से पढ़ें, क्योंकि लॉ के लिए अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप किस सब्जेक्ट्स पर क्या पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पर फोकस करना है ताकि आप 90 टू 95 लॉ में सिक्योर कर सकें। अब जो मेन क्वेश्चन लेकिन हमारे सामने आता है दैट इज़ रिगार्डिंग दीज 40 मार्क्स कि ये जो 40 नंबर हैं जो कि जीएस, कंप्यूटर, इंग्लिश, इनको हम कैसे स्कोर करें, कैसे इनके लिए तैयारी करें। सो समझते हैं कि 40 मार्क्स को किस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं कि आप यहाँ पर भी
अच्छे नंबर ला सकें, इसके लिए आपकी क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स के एनालाइज करते हुए प्लस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि जब आप जनरल नॉलेज, देखिए जीके यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप पूरी कोशिश करें कि 20 मार्क्स में से आप 10 to 12 to 15 इतने नंबर लाने की कोशिश करें कि आपको 10 से कम तो लाने ही नहीं है, आपको 12, 15 इस तरह से इस रेंज में मार्क्स यहाँ पर लाने की कोशिश करें। एंड देखिए, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आप किन किन पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस कर सकते हैं, ये आपके देखिए कुछ मैंने पर्टिकुलर एरियाज यहाँ पर लिखे हुए हैं जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम आए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर्स में। सबसे पहले देखिए एमपी स्टैटिक। देखिए, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ का जो स्टैटिक जीके है वो आपको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ से आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं एमपी स्टैटिक से रिलेटेड, जहाँ पर आपसे बहुत ही सिंपल तरह के क्वेश्चंस की हु इज सीएम, गवर्नर, इवन जो फर्स्ट सीएम थे यहाँ के, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, एमपी का फॉर्मेशन डे कब होता है, एमपी स्टेट को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किन पर्टिकुलर स्टेट के साथ एमपी की बाउंड्रीज जो है वो लगती हैं, और कितने यहाँ पर क्या पॉपुलेशन का रेशियो है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इस तरह के देखिए जो सेंसेक्स से रिलेटेड बेसिस क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स हैं यहाँ पर वो रिवर कहाँ से निकलती हैं, कहाँ को जाती हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है, या किस रिवर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। एंड एमपी देखिए एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो नेशनल पार्क से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। डांस से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड कि एमपी में कोई लोकल जो ट्राइब्स वगैरह हैं वहाँ की, वो किस तरह के डांस को परफॉर्म करती हैं, या क्या लोकल फेस्टिवल्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, डैम्स कौन कौन सी हैं सॉरी लेक्स कौन कौन सी हैं, या फिर एमपी की जो डायनेस्टीज़ हैं कि वहाँ पर लोकल, मतलब जिस समय एमपी जो है वो आपका एक पुराने टाइम में, मतलब हिस्टोरिकल आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वहाँ पर किन किन पर्टिकुलर डायनेस्टीज़ ने रूल किया, उन्होंने किस तरह के मॉन्यूमेंट्स बनवाए, सांची स्तूपा वहाँ पर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड उसके अलावा एमपी से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हों उनको बहुत ध्यान दें कि एमपी से रिलेटेड कोई नई स्कीम अगर लॉन्च की गई है, या फिर किसी पर्सनैलिटी को कोई अवार्ड मिला है जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें देखिए आप ज़रूर इम्पॉर्टेंट फोकस करें। एंड ये सब प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका देखिए मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स की देखिए अलग अलग तरह की अप्रोच होती है। एंड मैं ये नहीं कह रही कि एक पर्टिकुलर अप्रोच को ही आप फॉलो करें तभी आप अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। आप किसी भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं जहाँ जो भी आपको सही लगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि हम एक पर्टिकुलर बुक खरीद लेते हैं और उस बुक में से पढ़ लेते हैं और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि आप जीएस जो कि इतना वाइड है उसको एक ही सिंगल बुक से कवर नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आप खुद से अपने नोट्स बनाएं। जैसे आपने कोई भी डे डिसाइड किया या फिर आपने डिसाइड किया कि आपको एक वीक के अंदर एमपी की जो भी रिवर्स हैं उससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो आप एक वीक का टारगेट सेट करें। उसके बाद आप उस वीक में रिवर्स से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल को पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं। जब आप खुद से अपने नोट्स बनाएंगे तो उससे देखिए कई बेनिफिट होंगे। जब आप खुद नोट्स बना रहे हैं इसका मतलब आप समझ के खुद से उसे लिख रहे हैं, फिर जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो भी आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। सो मेरे अकॉर्डिंग आप खुद से अपने नोट्स बनाएं। ओके, फिर देखिए आपसे यहाँ से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री में भी आपको फोकस करना है मेनली ऑन द मूवमेंट, जो आपका नेशनल मूवमेंट है, इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है, वहाँ से रिलेटेड, मतलब मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड आपको फोकस करना है। उसके अलावा मुगल पीरियड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके,
एंड एज यू ऑल नो कि कोविड से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आती रहती हैं, डिफरेंट वैक्सीन्स जो हैं वो डेवलप हुई, और उसके अलावा अभी भी डिफरेंट तरीके के वेरिएंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो उनसे भी कुछ क्वेश्चंस आपसे फ्रेम किया जा सकता है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, साइंस से रिलेटेड यहाँ से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। फिर नेक्स्ट आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी आपसे 5-6 क्वेश्चंस फ्रेम होंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी। करंट अफेयर्स में आपको क्या फोकस करना है, नेशनल देखिए विद इन इंडिया क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कोई पर्टिकुलर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, या फिर कोई पर्टिकुलर या कोई पर्टिकुलर अवार्ड्स अगर अनाउंस किए गए हैं, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चंस इस तरह से भी फ्रेम्स किए जा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रॉफी या पर्टिकुलर अवार्ड किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, कि ड्यूरेंट कप किस से रिलेटेड है। इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज एंड उन डेज की क्या थीम्स रही, ये क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। या फिर नेशनल क्या क्या स्कीम्स आ रही हैं, या कोई अगर इंडेक्स लॉन्च किया गया है, फॉर एग्जांपल नीति आयोग काफ़ी इंडेक्स रिलीज़ करता रहता है, हेल्थ से रिलेटेड इंडेक्स आते हैं। तो इस तरह से जो भी लेटेस्ट इंडेक्स आ रहे हैं उसमें इंडिया की रैंक क्या है, या डेज से रिलेटेड उनकी थीम्स क्या है, कोई इम्पॉर्टेंट बुक अगर अनाउंस की गई है, बुक्स एंड उसके ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। और स्टैटिक में आपसे फर्स्ट इंडियन करके होता है कॉन्सेप्ट, कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने ये काम किया, या फिर फर्स्ट इंडियन हु गेव द स्पीच इन दिस और दैट। इस तरह से फर्स्ट इंडियन करके जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी फ्रेम किए जा सकते हैं। सो ये सब इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, यहाँ से आपसे देखिए क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। एंड आप टारगेट लेकर के चलें। देखिए सब कुछ हर कोई नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रही कि आप 20 में से 20 का टारगेट लेकर के चलें, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज जीएस इज़ वेरी वाइड। आप बहुत कुछ इतना पढ़ भी नहीं सकते हैं जितना कुछ यहाँ पर आ सकता है। इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले इन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को कवर करें, खुद से अपने नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें, एंड 20 मार्क्स में से कोशिश करें कि आप 10 to 15 मार्क्स यहाँ पर ला पाए। अगर आप 10 to 15 मार्क्स 20 में से ले आए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर देखिए आपका आएगा 10 मार्क्स का। यहाँ पर भी ये ही कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस बने हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से जनरेशन वाइज कंप्यूटर्स आए। उसके बाद हम मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं, जो कि हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचे। तो आपको ये जनरेशन वाइज पता होना चाहिए कि किस जनरेशन में किस तरह के कंप्यूटर्स थे, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, लैंग्वेजेस से रिलेटेड C++, विंडोज़ क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। एक प्रॉपर लिस्ट जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलती है कि 1 MB में कितने, 1 GB में कितने MB होते हैं, TB क्या है, इनकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं। और फुल फॉर्म्स भी बहुत कई बार इजी पूछी जाती हैं कि CPU की फुल फॉर्म क्या है, ALU क्या है। ठीक है, इस तरह से फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती हैं। एंड कई बार शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पर कई बार पूछी जाती हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा। कि सपोज़ कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। इस तरह से शॉर्टकट कीज़ भी पूछी जाती हैं। तो यही इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, यहीं से कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंप्यूटर में इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें टू सिक्योर दीज 10 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट फिर हम प्रोसीड करते हैं टू आर इंग्लिश। इंग्लिश में भी देखिए 10 मार्क्स का, इंग्लिश से रिलेटेड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। 10 क्वेश्चंस जहाँ पर इंग्लिश में भी रिपीटेडली एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड उसके अलावा स्पेलिंग्स और करेक्शंस कई बार पूछ ली जाती हैं कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेलिंग दी जाएगी या फिर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी होगी। तो स्पेलिंग्स करेक्शंस के लिए तो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वो तो आपके जो भी बेसिक
अभी तक एजुकेशन है वहीं से आपको सही करने होंगे। उसके अलावा आप एंटोनियम, सिनोनियम्स इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा रेगुलरली पढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट इंग्लिश। तो ये हमने देखा कि किस पर्टिकुलर एरिया से किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। एंड ये सभी जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये हमने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक, तो अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट एल्स वी कैन डू। कि ठीक है, हमने समझ लिया कि लॉ में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हमने देख लिया कंप्यूटर, जीएस एंड इंग्लिश के बारे में भी। अब हम क्या करें, किस तरह से करें, तो क्या करें और किस तरह करें उसका आंसर यही है कि आप एज फार एज लॉ इज कंसर्न वहाँ पर सबसे पहले आप डायरेक्ट पर फोकस करें। ओके, एंड एज फार एज द पोर्शन ऑफ जीके, इंग्लिश एंड कंप्यूटर इज कंसर्न वहाँ पर आपके लिए जो स्ट्रेटेजी मैं सजेस्ट करती हूँ दैट इज़ नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी। आप क्या करें, खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करें, या फिर आप हमारे चैनल पर रेगुलरली हम वीडियोस भी अपलोड करेंगे। वी विल श्योरली अपलोड वीडियोस रिलेटेड टू कंप्यूटर में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म्स हैं, तो उन सभी से रिलेटेड टाइम टू टाइम हम अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सभी वीडियोस आप देख सकें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, एंड एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है दैट इज़ हाउ टू एनालाइज आर प्रिपरेशन। कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उस प्रिपरेशन को करते हुए हम किस तरह से एनालाइज करें कि क्या हमारी प्रिपरेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक सही तरह से मूव कर रही है या फिर हम कहीं लैक तो नहीं कर रहे। तो इस चीज़ का देखिए आंसर अभी मैं आपको देती हूँ कि आपको क्या करना है उसके लिए। सो देयर आर सम important tips and suggestions. Last but not the least, आपको कुछ important tips and suggestions. So सबसे पहले देखिए, start with barracks. As far as law is concerned, barracks are the key. देन उसके बाद आपने अगर आज बैरेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, सपोज आपने 1 to 20 सेक्शंस आज पढ़े, तो उन 1 से 20 सेक्शंस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उन एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करें। बैरेक्ट पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस करते हुए चलें। एंड जब आपको ये लगने लगे कि आपको बैरेक्ट और एमसीक्यू के ऊपर कमांड हो गया है अच्छा खासा, तो उसके बाद आप क्या करें, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को भी साथ के साथ पढ़ना शुरू करें। एंड हाउ कैन यू एनालाइज योर प्रिपरेशन। एनालाइज करने का तरीका यही है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब आपने बैरेक्ट को अच्छे से समझ लिया है। एंड उसके बाद आप एक तरीका और अपना सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करें। खुद से प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ आपने प्रिपरेशन किस तरह से की है। एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर से रिलेटेड देखिए, राजस्थान के प्रीलिम्स के समय हमने अपने चैनल के ऊपर राजस्थान के जो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। वीडियो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन अब आपको लगेगा कि मैं राजस्थान के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के पेपर्स को देखने के लिए क्यों कह रही हूँ। सो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी जो स्टडी है उसको बहुत ही कन्फाइंड लेकर के चलते हैं कि हम एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम सिर्फ एमपी के प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे, मतलब एमपी के प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं केवल उन्हीं को देखेंगे। लेकिन ये कन्फाइंड स्टडी जो है ये उतनी बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप राजस्थान के प्रीलिम्स के पेपर्स को भी देख लेंगे तो क्या ये आपके लिए कुछ नुकसानदायक होगा? मुझे नहीं लगता कि आपका कोई नुकसान होने वाला है कि अगर आपने राजस्थान के पेपर्स को या फिर राजस्थान के अलावा भी अगर आपने हरियाणा के पेपर को, यूपी के पेपर को भी सॉल्व किया तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी। भले ही क्वेश्चन डिट्टो रिपीट ना हो लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि उसी तरह का कोई क्वेश्चन
उसी तरह का मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो इसलिए आप अपनी तैयारी के साथ साथ अदर स्टेट्स के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारी प्रीवियस ईयर्स की वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, हम अपने चैनल पर एमपी के जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसका भी एक प्रॉपर सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम एमपी के प्रीलिम्स के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Okay, and last but not the least, revision is the key. This is the most important thing जो कि स्टूडेंट्स करना भूल जाते हैं। आपने आज सेक्शन 1 to 20 पढ़ा, आप कल 21 से आगे पढ़ने लगे, लेकिन जो आपने 1 to 20 आज पढ़े थे आपने उन्हें रिवाइज ही नहीं किया। और जब आपने रिवाइज नहीं किया तो आप परसों जब 1 से 20 तक देखना चाहेंगे या याद करेंगे तो आप उन्हें भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। सो रिविजन इज़ द की, रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको हेल्प करेगी टू सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम। सो दिस इज़ ऑल एंड माई गुड विशेज़ आर विद यू। और अगर आप चाहते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया, बिल्कुल भी थोड़ा भी हेल्पफुल अगर लगता है, सो डू प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप क्या पर्टिकुलर अपकमिंग वीडियो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें। सो वी विल श्योरली ट्राई आवर बेस्ट एंड हम अपने चैनल के ऊपर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। एमपी एकोमोडेशन एक्ट एंड एमपी लैंड रेवेन्यू के बारे में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हैंड रिटन नोट्स सब हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में क्वेरीज़ ड्रॉप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है। एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस।